व्यभिचार और पुलिस की जांच। दोस्तों, आपको याद होगा डेरा सच्चा सौदा मामला। एक चिट्ठी के दम पर जांच एजेंसियों ने इतनी गहनता से जांच की कि पीड़ित पक्ष सामने नहीं है, चुनिंदा अधिकारियों को ही पता है पीड़ित कौन है, और इसके बाद भी डेरा सच्चा सौदा के संचालक को जेल की सज़ा हो जाती है। यह मामला महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एक नज़ीर है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज ठाकुर और आज हम बात करेंगे करनाल में यौन उत्पीड़न की दोनों घटनाओं पर। यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर करनाल में दो महिलाओं ने दो अलग अलग जगह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पहला मामला करनाल शहर का है और दूसरा मामला तरावड़ी का है। करनाल में जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो एक नामी स्कूल के संचालक हैं और दूसरे एक बड़े अधिकारी। तरावड़ी में जिस महिला ने आरोप लगाया है उसमें मिल संचालकों पे आरोप हैं। दोनों मामलों की जांच पुलिस इस तरह से कर रही है कि लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही संदेह हो रहा है, और यह संदेह हो क्यों ना, क्योंकि यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि महिलाएं ही गलत हैं। लेकिन ऐसे में दो सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या घटना हुई या नहीं हुई। यदि घटना हुई है तो इसके बाद ही तय होगा कि यह यौन उत्पीड़न था या फिर व्यभिचार था, यानी कि महिलाओं का शोषण किया गया या फिर सहमति से एक गलत हरकत को अंजाम दिया गया। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निफा के प्रितपाल पन्नू जी हैं, क्योंकि प्रितपाल पन्नू जी ने करनाल के मामले को लेकर आईजी मैडम से बातचीत की थी। आईजी के सामने वो मामले को लेके गए थे और लगातार इस मामले पे वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। प्रितपाल पन्नू जी ने बताया कि यह मामला इसलिए वो उठा रहे हैं क्योंकि यदि आरोप सही हैं तो इनकी जांच गहनता से होनी चाहिए, और अगर आरोप सही नहीं है तब भी जांच सही से होनी चाहिए, ताकि समाज को और लोगों को यह पता चल सके कि कानून अपना काम ईमानदारी से करता है। मनोज जी, मैं एक सामाजिक एंगल से देखता हूँ, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। तो मेरा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण, मेरी बात होती है पूरे समाज का वही दृष्टिकोण है कि ये आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं। पूरा समाज जो है वो सकते में है इन आरोपों को लेकर, क्योंकि अगर ये आरोप सच्चे हैं तो जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। एक जो साथी हैं वो शिक्षा का मंदिर चलाते हैं, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं। और दूसरा जो व्यक्ति इसमें बताया जा रहा है शामिल, वो एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, और प्रशासन से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज के अंदर जो है कानून का पालन करवाएगा, अच्छे गुणों का पालन करवाएगा। तो अगर 1% भी इन आरोपों के अंदर सच्चाई है, कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हम लेकर चलेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है कि झूठे आरोप भी लगाए गए, उनके पीछे मंशा कुछ भी हो सकती है, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है। तो अगर ये आरोप झूठा है तब उससे भी गंभीर है, क्योंकि अगर इस लेवल के व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं तो मैं और आप, हम किस खेत की भी साथ हैं। कल को हम कभी भी जो है कोई ऐसी बात उठाएंगे जो किसी को पसंद नहीं आएगी तो वो ऐसे आरोप हमारे खिलाफ भी 1 मिनट से पहले लगवा देगा, साजिश कर देगा। तो मुझे लगता है दोनों ही मुद्दे बहुत गंभीर हैं, इनकी गहनता से जाँच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप झूठे हैं तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम ने ये कहा था कि इसमें जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, सिट अपना काम करेगी और वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन को हम लोग पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना काम करने का तरीका है, उनके साइंटिफिक तरीके भी हैं और वो पूछताछ भी कर रहे हैं। और उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि इसमें हम लोग गलत नहीं करेंगे, जो सच्चाई है वही सामने आएगी। ठीक है, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये मेरा कंसर्न है, मैंने इस देश के अंदर देखा है कि कई बार जो न्याय की अदालत है, अदालत में कई बार किसी जज के सामने कोई ऐसा केस आ जाता है जिस केस के दोषियों से या कंप्लेंट से उसका कोई ना कोई रिश्ता होता है, दूर का रिश्ता, कभी वो उसमें वकील रहा हो या कभी किसी प्रकार का कोई वास्ता रहा हो, तो वो जज नैतिकता के आधार पर स्वयं अपने आप को उस केस से अलग कर लेता है, ताकि कल को ये उंगली ना उठे कि ये जज जो है वो कंप्लेनेंट का या शिकायतकर्ता का वाकफ था, इसलिए इसने केस को प्रभावित किया होगा या जजमेंट को प्रभावित किया होगा। इसे हम नैतिकता जो है उच्च नैतिकता मानते हैं, पर इस केस में उच्च नैतिकता का पालन नहीं हुआ। देखिए, तहसीलदार पर जब आरोप थे, वो आरोप सच्चे थे या झूठे थे ये देखना कानून का काम है, लेकिन नैतिकता ये कहती थी कि उन्हें अपने पद से या वो लंबी छुट्टी पर चले जाते, या सरकार जो है उन्हें सस्पेंड करती, या बिना सस्पेंड किए दूसरे जिले में भेज देती, हेडक्वार्टर पर भेज देती। जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक उनको करनाल से दूर रखा जाता, ताकि ये लोगों के मन में शक
शंका ना जाती कि उनके पद का प्रभाव जो है कहीं जो है वो पड़ रहा है। दूसरा एक नॉर्मल सी बात है कि बहुत से रेप केस मैंने देखे हैं मनोज जी, और जो रेप केस आते हैं उसमें नॉर्मली पुलिस जो है जो आरोपी पक्ष है उसको तुरंत पकड़कर बिठा देती है और उसके बाद जांच चलती है। जांच में जो है कई बार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में जांच के आधार पर पता चलता है कि वो निर्दोष थे तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस मामले में जो है कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं कि क्या प्रभावशाली के लिए कानून अलग है और गरीब आदमी के लिए कानून अलग है। गरीब आदमी पे अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो उसको तुरंत बिठा लिया जाएगा और प्रभावशाली को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सबूतों से छेड़छाड़ करे या कहीं ना कहीं दबाव या कुछ और चीज़ें क्रिएट करे। मैं नहीं कहता इस मामले में हुआ ऐसा या नहीं हुआ, लेकिन एक शंका जरूर लोगों के मन में है जो लोग जाहिर कर रहे हैं। ठीक, आपकी बात से सहमत हूँ। देखो, जो त्रावड़ी वाला मामला है वो और भी ज़्यादा गंभीर है कि आप जो प्राइमा फेसाई जांच जब आप करते हैं, जो आप पहला बयान देते हैं, जो मोटी सी बात यह है कि जो पुलिस अधिकारियों की तरफ से या उनके जो लोग जांच में शामिल थे उनकी तरफ से जो पहला बयान आता है कि मौके पर जो है कोई रंग वाली खून वाली चादर जो है वो बरामद हुई, कुछ दवाइयाँ वहाँ पर बरामद हुई, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है वहाँ पर। अब आप केवल उस लड़की के बयान के आधार पर क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ क्लीन चिट है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ प्रॉपर डीएनए टेस्ट कराएं, उस चादर की जांच को तुरंत भेजें, तो ये तो पता चल जाएगा कि रेप या व्यभिचार दोनों में से कुछ एक हुआ है। वो रेप भी हो सकता है, ज़बरदस्ती किया गया तो रेप है, सहमति से किया गया है तो व्यभिचार है। व्यभिचार भी कानून की दृष्टि से जुर्म है। तो आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? आप एक मुकदमा तो रखेंगे। अगर वो रेप था तो रेप के आरोप में गिरफ्तार कीजिए, अगर वो रेप नहीं था, वो व्यभिचार था, सहमति से था और किसी बात पे बात बिगड़ गई, तो अगर 7-8 लोग जो है एक नारी के साथ उसकी सहमति से भी व्यभिचार कर रहे हैं तो वो देह व्यापार की श्रेणी में आता है, तो देह व्यापार का मुकदमा दर्ज कीजिए। आप बिल्कुल क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? वो जो बाकी सबूत थे उनको, साइंटिफिक सबूतों को, यही महिला आयोग ने भी कहा। मैंने फेसबुक पर भी यही पोस्ट डाली थी कि ये मामला खत्म नहीं होना चाहिए, इसमें एक पक्ष को तो अंदर जाना चाहिए, जो झूठा है, जो भी झूठा है दोनों तरफ से उसको अंदर जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो है इसको अगर किया जाता, डीएनए टेस्ट करवाए जाते, मौके की जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस थी उनको लिया जाता, तो बयान के मुकरने या न मुकरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसमें एक तरफ कार्रवाई तो कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए थी। और जो बात आपने कही वो बात बिल्कुल सही है। जो महिलाएं इस प्रकार का काम, जो जिनके साथ वास्तव में कुछ हुआ है, उनके अंदर एक डर तो पैदा होता ही है। मैं आपको आज कैमरे के सामने बात बताना चाहूँगा कि जब ये करनाल वाला मामला आया तो प्रताप स्कूल के कुछ पुराने एम्प्लॉई, महिला एम्प्लॉई हैं और कुछ और लोग हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, जो मेरे कहीं जान पहचान के थे। उन्होंने मुझे कहा कि पन्नू जी, कुछ हमारे साथ भी है, हम कहना चाहते हैं। मैंने उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास किया कि आप जाइए, आप सीधा पुलिस के पास जाइए, जाकर अपनी बात कहिए। लेकिन ये जो कुछ हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दबाव में आ गई कि जब जिसने इतना खुलकर कह दिया उसी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारे कहने से क्या होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो महिलाएं हैं जिनके खिलाफ अपराध होते हैं उनके अंदर एक भय का, डर का माहौल तो पैदा होता है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसी महिलाएं, ये अगर आप रिसर्च देखेंगे तो ये रिसर्च में बहुत बार प्रूव हो चुका है कि भारत की अधिकांश महिलाएं जो हैं वो अपने साथ हुए उत्पीड़न को सामने लेकर नहीं आती। उनके ऊपर समाज का डर, ताकतवर लोगों का डर, अपनी इज्जत बेइज्जती होने का डर, ये सब चीज़ें उनके दिमाग पर हावी रहती हैं और वो सामने नहीं आती हैं। देश के कानूनों में बहुत से बदलाव हुए हैं, लेकिन वो बदलाव तब तक बेअसर हैं जब तक जो है कानून सही तरीके से अपनी कार्रवाई ना करे। मेरा ये मानना है, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि देखो, एसआईटी को इतने दिन हो गए, एसआईटी ने अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है और लोगों के मन में शंकाएँ हैं। मैं नहीं कहता कि एसआईटी गलत काम कर रही है, एसआईटी हो सकता है बहुत अच्छे से काम कर रही हो और जो उसकी फाइंडिंग्स आए वो फाइंडिंग्स हो सकता है बहुत वाजिब हों। लेकिन अगर लोगों के मन में डर है और डाउट है तो कहीं ऐसा ना हो कि एसआईटी जेन्युइन फाइंडिंग्स भी दे दे, तब भी लोगों को ये लगे कि इस केस के अंदर जो है सही नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मन में शंका बैठ चुकी है ना देरी होने से। तो क्यों ना इसकी जांच जो है बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पे दी जाए। इसको हाई लेवल में बहुत सी ऐसे जो केस आते हैं, जो इस प्रकार के केसेस होते हैं, उनकी सीबीआई जांच भी हो सकती है, उनकी डीजीपी रैंक तक की जांच भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को और सरकार को अपने आप आगे आके, देखिए, एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि इसकी जाँच जो है वो हाई लेवल पर दे दी जाए, ताकि प्रशासन और सरकार के प्रति जो लोगों की विश्वसनीयता है वो बनी रहे। प्रदेश
देश के अंदर एक स्पेशल महकमा बनाया हुआ है जिसका नाम है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसकी एडीजीपी अलग होती हैं, जिसके आईजी अलग होते हैं। तो क्यों ना जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन देख रहा है महकमा, उसी को ये जांच दे दी जाए। समाज की चुप्पी को मैं इस एंगल से देखता हूँ कि समाज जो है ना वो कहीं डायलेमा में है, शशोपंज में है, क्योंकि समाज जो है वो एकदम से मान लीजिए आरोपियों के खिलाफ उठकर खड़ा हो जाता है और बाद में पता चलता है कि नहीं, उनको झूठा फंसाया गया है। तो उस समय समाज की भूमिका बहुत जो है बड़ी अजीब सी हो जाती है कि उन्होंने एक गलत का साथ दिया, या समाज उस जो है औरत के खिलाफ खड़ा हो जाता है कि ये झूठे आरोप लगाए गए हैं और बाद में पता चलता है कि वो आरोप सच्चे हैं। तो ये वाले जो केस आया है, इसमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को भी जिस जुर्रत के साथ जैसे उन्होंने आरोप लगाए थे और आगे जैसे उसको पैरवाई करनी चाहिए थी, वैसे उन्होंने पैरवाई नहीं की। तो जब वो पैरवाई करने के लिए नहीं आ रहे, महिला आयोग बुला रहा है, उनको नहीं आ रहे, जांच में वो शामिल नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं जो है उससे ये साबित हो रहा है कि या तो उनका आरोप झूठा है या वो दबाव में है, या वो दबाव में, दोनों में एक चीज़ है। तो यहाँ क्या होता है कि एक पुरानी कहावत है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो समाज तब तक आगे खुलकर नहीं आएगा जब तक समाज को इस बात का यकीन नहीं होगा कि जो कंप्लेनेंट है वो वास्तव में पीड़ित है, और वो पीड़ित ही नहीं है, वो अपने बात पर खड़ा हुआ है और न्याय मांगना चाहता है, और न्याय के लिए वो जो है लास्ट मोमेंट तक लड़ने के लिए तैयार है। जब समाज को इस प्रकार का यकीन हो जाता है तभी समाज खुलकर सामने आता है। सबसे पहले तो ये था कि उनकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने एक केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, वो है बाबा राम रहीम वाला केस। बाबा राम रहीम की जिन साध्वियों ने कंप्लेंट की थी उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया गया, ना समाज को पता है कि वो कौन थी। और मुझे लगता है कि सिर्फ जांच में शामिल कुछ उच्च अधिकारियों को छोड़कर जो आम जांच के लोग थे उनको भी नहीं पता होगा कि वो कौन थी। तो यहाँ बाद में जो जज थे उस केस के, उनको पता चला, उन्होंने उनके बयान लिए और उन्होंने समझा उस सच्चाई को, ठीक है। और वहाँ समाज को ये पता नहीं था कि कौन है, लेकिन तब भी समाज ने जो है कहीं इन चीज़ों का विरोध किया। समाज के बहुत हिस्से, बहुत सी संस्थाएं जो हैं राम रहीम के खिलाफ खड़ी हुई, उसके भगत उसके पक्ष में खड़े हुए, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं थी उसके खिलाफ खड़ी हुई। तो मुझे लगता ये है कि इस मामले में भी अगर प्रशासन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सिंसियरिटी से काम लेता, उस औरत को जो है कम से कम इस बात का एक आश्वासन दिया जाता। मेरे को उनके वकील से एक बात पता चली, मैं नहीं जानता कि वो सच्ची है या झूठी है। 4-5 रोज दिन बाद जब SIT बनाई गई तो उसके कुछ दिन बाद जो है मुझे पता चला कि शायद एक महिला जो है थाने की अधिकारी ने जो है, थाना लेवल तक मैं बात करना चाहूँगा, वुमेन सेल तक, उसने उस औरत को बुलाया, कोई SIT नहीं, SIT के कोई ऑफिसर नहीं, और बजाय उसके बयान लेने के उसको वहाँ धमकाया गया। जो मेरी नॉलेज में ये बात आई, ये सच है झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मेरी नॉलेज में आई। अब हम उस लड़की के ना संपर्क में हैं, ना वो हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, तो हम किसी को बाध्य भी नहीं करेंगे कि वो हमारे संपर्क में ना आए। लेकिन समाज खुलकर साथ तभी देगा जब पीड़िता जो है, या तो उसको इस मामले को उठाना नहीं चाहिए था, जब उसने उठा दिया तो फिर इस मामले को उसको लास्ट कंक्लूजन तक लेकर जाना चाहिए। अगर वो लेकर नहीं जाती है कंक्लूजन तक, तो समाज में उसके प्रति भी गलत भावना जो है वो पैदा होगी समाज के मन में। तो मुझे लगता है कि समाज को जो है बिल्कुल इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए। वो ये आवाज़ ना उठाएं कि किसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब तक क्लियर ही नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये आवाज़ उठाई नहीं जा सकती। लेकिन ये आवाज़ पूरे समाज को उठानी चाहिए कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो। मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया जो है, मीडिया को हमेशा पॉजिटिव रोल निभाना चाहिए। मीडिया की बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं स्वयं मीडिया से रहा हूँ, मीडिया के साथ जुड़ा भी रहा हूँ, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन हूँ, तो मीडिया के प्रो एंड कॉन्स भी जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि एथिक्स क्या है मीडिया के। तो मेरे को ये लगता है कि जब उस औरत की बातें या तो सामने रखी नहीं जानी चाहिए थी, अगर सामने रखी गई हैं तो फिर पूरे मीडिया को एकजुट होकर जो है उसका साथ देना चाहिए था। उस साथ में कहीं कमी आई है। मीडिया के कुछ साथी हैं जो शिद्दत से उस मामले को उठा रहे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो उल्टा जो आरोपी पक्ष है उनकी फेवर कर रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को किसी की भी फेवर नहीं करनी चाहिए थी। मीडिया को दोनों पक्ष के जो वर्शन आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सामने रखना चाहिए, और सामने रखने के बाद ये इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए कि इसकी जाँच जो है वो हाई लेवल जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो।